Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss AC through resistance. प्रीवियस टॉपिक में आप डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेट करंट क्या है, उसकी जो साइन का वेव बनती है वो क्या थी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसकी पीक वैल्यू और उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि AC सर्किट के अंदर जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं और उसके बाद वो कैसे करंट को कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज और करंट में जो फेज लैगिंग आ रही है या लीडिंग आ रही है उसकी रीज़न क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि DC सर्किट जो है उसके अंदर जो हम रजिस्टर जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास है रजिस्टर। द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ डायरेक्ट करंट सर्किट इज रजिस्टर। रजिस्टर कंट्रोल द करंट और वोल्टेज। द रिलेशनशिप बिटवीन द them is given by the Ohm law. V is equal to IR. स्टूडेंट ये V is equal to IR ये आपने देखा था कि ओहम लॉ की इक्वेशन है जिसमें V आपके पास वोल्टेज है, I आपके पास डायरेक्ट करंट है और रेजिस्टेंस जो है उस वायर की रेजिस्टेंस है, या आपने कोई उधर लोड लगाया है या उधर क्या कह सकते हैं कि आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर यूज़ किया हुआ है लाइक बल्ब टाइप, तो उसको शो कर रहा है जिसका यूनिट ओहम है। इस रिलेशन से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो AC सर्किट है, अल्टरनेट करंट वाले सर्किट, उसमें हम कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस तो हम AC में भी यूज कर सकते हैं, वो भी इसका बेसिक एलिमेंट है, लेकिन वोल्टेज और करंट को जो कंट्रोल करने वाले मजीद दो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास, एक तो रेजिस्टर पहले है जो आपने डिस्कस किया है रेजिस्टर R, दूसरा आपके पास है इंडक्टर L। इंडक्टर आपने देखा था ये करंट की वैल्यू को मेंटेन करता है, रेजिस्टर जो था ये करंट की वैल्यू को अपोज करता है, जबकि जो इंडक्टर है, इंडक्टर आपने डिस्कस किया था कि इंडक्टर किस तरह का होता है कि ये आपने देखा था कॉइल को अगर आप इस तरह टर्न दे देते हैं तो ये आपके पास एक इंडक्टर बन जाता है। इसके अंदर फ्लक्स जो है चेंज होता है और EMF इंड्यूस होती है जिसको अपोज करती है, जिसकी वजह से ये फ्लक्स की वैल्यू को मेंटेन करता है। अगर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसको कम करता है, अगर कम होती है तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू को ये क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। तीसरा जो है आपके पास AC सर्किट में यूज होने वाला एलिमेंट वो है आपके पास कैपेसिटर। कैपेसिटर ये भी AC में ही यूज होता है, ये करंट की वैल्यू को स्टोर करता है। ओके अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि AC थ्रू रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने तीन एलिमेंट स्टडी किए हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन तीनों के अंदर हम AC करंट को पास करवाएंगे, फिर इनका जो रिएक्शन होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये AC जब रेजिस्टेंस के अंदर या इंडक्टर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर पास हो रहा है तो वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनकी फेज लैगिंग की बात करेंगे, उनकी फेजर की बात करेंगे, उनकी जो है उनकी वैल्यू की बात करेंगे कि उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले हम जो है पहला जो टॉपिक हम इसमें ये देख लेते हैं कि AC थ्रू रेजिस्टेंस कैसे होता है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर ये आपके पास एक AC सोर्स है, इसके साथ आपने यहाँ पे एक रेजिस्टर R अटैच कर दिया है। जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टर क्या करे, इस करंट को अपोज करती है। आपने यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, जितना ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। आपने ओहम लॉ के मुताबिक पढ़ा था V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज क्या कहते हैं करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसमें एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये है कि एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस जो है ये ओहम लॉ के मुताबिक जो है ये इस करंट को अपोज करेगी। V इज इक्वल टू IR, ये एक कांस्टेंट है। Okay, a resistor of a resistance R is connected with alternate voltage source in shown figure. The potential difference V across the terminal of the resistor is given by the expression, ये आपने expression study किया था previous topic में, V is equal to V naught sin omega t। अगर कोई भी AC करंट रेजिस्टर के अंदर पास हो रहा है तो आप उसका वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन V is equal to V naught sin omega t, जिसमें V एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, V नॉट आपके पास मैक्सिमम और पीक वैल्यू है, साइन ओमेगा टी ये शो कर रहा है, ये एक साइन कर्व बनाएगा जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करता हूं। अगर स्टूडेंट हम करंट का इसमें रिलेशन देखें, ये तो वोल्टेज था, अगर हम करंट की वैल्यू निकालें, उसका इंस्टेंटेनियस करंट लें या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ
सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लें, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसके नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, ये वही जैसे V इज द इंस्टेंटेनियस और V नॉट इज द पीक वैल्यू, इसको हम डिवाइड कर देते हैं R से ऑन बोथ साइड। V डिवाइडेड बाय R करेंगे, V नॉट डिवाइडेड बाय R करेंगे, तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा V ओवर R इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ओमेगा t। अब हम जो हमारे पास V ओवर R, स्टूडेंट आपने करंट की वैल्यू आपने देखी थी कि आपके पास ये जो बन रहा है V ओवर R, ये किसके इक्वल है? I के, ठीक है, क्योंकि V ओवर R इज इक्वल टू I होता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये V नॉट ओवर R, ये आपके पास I नॉट के इक्वल होगा, तो लिहाजा हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये येलो पट्टी में आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, जिसमें I आपके पास क्या है? एक इंस्टेंटेनियस करंट है और I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ये आपके पास स्टूडेंट इसकी इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं t की V की आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पुट किया है। अगर t की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो V 0 हो जाता है। इसी तरह अगर इसमें t की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो I भी 0 हो जाता है। एक तो मैथमेटिकल हमने ये कल प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो V भी 0 और I भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की एक साइन कर्व है। स्टूडेंट ये मैं आपको एक फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास जो है करंट के लिए ग्राफ है, ये वाला, ठीक है, करंट की वेव फॉर्म है, और ये मेरे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ये मैं जरा अलग अलग ले रहा हूं, फिर मैं इसको इकट्ठा करूंगा जो कि आपकी बुक के मुताबिक है। अब स्टूडेंट इसमें जरा ये देखें, यहां से करंट आपके पास 0 है, ठीक है। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो जो ही फार्मूला V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t वाला फार्मूला पुट करके देख सकते हैं। करंट भी जरा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर t की वैल्यू t/4 पुट करें तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। इसी तरह यहाँ पे करंट फिर 0, यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे करंट फिर 0 होगा। ये एक पूरे कंप्लीट सर्कल में करंट की जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसकी वेव फॉर्म की। ये एक साइन का एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म बना रहा है। इसी तरह अगर हम वोल्टेज की बात करें, जहां जब करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 था, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम था, ठीक है। या वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t में t/4 पुट की थी ना आपने यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा था। इसी तरह अगर यहाँ पे आप वैल्यू देखें, यहाँ पे भी अगर वोल्टेज 0 है उस वक्त यहाँ पे करंट भी 0 था। तो इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे नेगेटिव वाली साइड पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो उसी वक्त जो है इस साइड पे करंट की जो है उसमें भी देख सकते हैं करंट भी मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव साइड पे। यहाँ पे इस लास्ट वाले पॉइंट पे आप जरा देखें दोनों में कि आप जरा दोनों ये वेव जो है एक दूसरे के यहाँ पे भी पैरेलल ही आ रही है, एक दूसरे के इक्वल आ रही है। तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा। ये 0 था, दोनों 0 हो गए। ये मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट था तो इसका वोल्टेज भी मैक्सिमम। अगर करंट यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, इसकी पीक वैल्यू हुई है नेगेटिव वाली साइड पे, तो करंट की भी हो गई है। तो अगर इन दोनों वेव्स को आप इकट्ठा कर दें तो आप थर्ड फिगर में देख सकते हो कि वोल्टेज और करंट जो है ये इन फेज हैं। ये यहाँ पे दोनों 0 थे, ये ग्रीन में और रेड में ब्लू में नजर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी दोनों मैक्सिमम है, यहाँ पे भी दोनों मिनिमम है, यहाँ पे फिर 270 पे आप देख सकते हैं 270 पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे फिर दोनों 0 हैं। तो हम इनके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपने वेव में डिस्कस किए थे। पहला यह है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर दैट फेज V एंड I एट 0 इज दैट बोथ I एंड V आर प्रोपोर्शनल टू साइन ओमेगा t। दोनों की वेव जहां एक साइन का वो बन रही है, सही। साइन ओमेगा टी में वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी दोनों के लिए कॉमन है, आपने देखा था। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी में दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, I V भी 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे I 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे t/4 पुट करें, यहाँ पे भी t/4 पुट करें, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। ये हम मैथमेटिकल प्रूव कर चुके हैं कि वोल्टेज और करंट की वैल्यूज अगर हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो वो आपके पास सेम आ रही है। बोथ I एंड V अक्रॉस द रजिस्टर ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये MCQ टाइप पॉइंट है कि V और I का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी अगर हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं। सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इंडक्टर के लिए या कैपेसिटर के लिए जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। Both V and I go to 0 at the same time and both reach their peak value of the same time। वही बात कर रहा है स्टूडेंट, अगर ये 0 पे होते हैं तो 0 पे रहते हैं, दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, और अगर आपके पास पीक वैल्यू आ रही है तो दोनों पीक वैल्यू जो है इन दोनों के दरमियान वो भी सेम टाइम में है। इसी तरह फिर ये 0 पे पहुंच रहे हैं तो दोनों 0 में सेम टाइम में है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये भी एक MCQ टाइप है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है
कि अगर आप रजिस्टर यूज कर रहे हो तो वोल्टेज और करंट इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, वो इन फेज है। अब हम देखते हैं कि इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जरा देखते हैं कि अगर करंट जो है इस साइड पे मूव कर रहा है और वोल्टेज भी सेम फेज में जा रहे हैं, तो हम इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह ये मैंने एरो में शो किया हुआ है कि ये आपके पास वोल्टेज है इस फ्लो में जा रहा है और करंट भी इसी साइड में जा रहा है, तो इनका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। आप ग्राफिकली मेथड से इस तरह भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे जाके ये शो करेंगे, ठीक है। इन फेज डायग्राम ऑफ अ resistive circuit, the voltage V and current I are drawn parallel because there is no phase difference between them। इनको हम स्टूडेंट, इनके दरमियान फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस नहीं है का मतलब यह है कि इनके दरमियान में एंगल जो है थीटा जो है वो जीरो है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इनमें कोई भी आगे पीछे नहीं है, दोनों ना लीडिंग कर रहे हैं ना लेग कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं। पैरेलल से मुराद स्टूडेंट इस फिगर में भी देख रहे हो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू करंट और वोल्टेज की वैल्यू जीरो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, इस जगह पे भी दोनों की वैल्यू जो है मिनिमम है, ठीक है। इस जगह पे भी लेकिन मिनिमम है, नेगेटिव वाली साइड पे मैक्सिमम है, इसी साइड पे जो है इस साइड पे की वैल्यू चेंज हो रही है मैक्सिमम, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह शो करते हैं। द ऑपोजिशन टू द एसी विच, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है इनको अपोज कर रही है, जिसकी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V ओवर I। अब इसको स्टूडेंट हम यूज करते हैं, अगर ये V और I दोनों इन फेज है, ठीक है, तो फिर हम जो है इनकी पावर भी फाइंड कर सकते हैं, इनकी पावर डिसिपेशन के लिए भी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जरा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, वो है फीचर्स ऑफ वेव फॉर्म क्या है, वेव फॉर्म के बारे में आप मजीद क्या जानते हैं वो देखते हैं। पहली तो बात यह है कि वैल्यू ऑफ V एंड I वेरीज सिमल्टेनियसली अक्रॉस R, दोनों की वैल्यू जो है एक ही टाइम में चेंज हो रही है। ये आपने डिस्कस किया था कि दोनों की वैल्यू V और वोल्टेज और I की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं V एंड R इन फेज, दोनों की जो है फेज आपने देखा था ना एंगल, इन दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल पहले 0 0 होता है, फिर मैक्सिमम होता है 90, फिर 0 क्या कहते हैं 270 टू 180 270 एंड 360, मतलब सेम होता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये इन फेज है। रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ और ओमेगा। लेकिन एक बात स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास जो करंट की फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास ओमेगा है, रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करती, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इस पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। पावर डिसिपेशन थ्रू आर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय, हम इसकी पावर को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, मैं ये पहले पॉइंट दोहराया था कि हम पावर डिसिपेशन की जो इक्वेशन ये वाली निकाल रहे हैं, ये तब निकाल सकते हैं अगर इनके दरमियान फेज एंगल जीरो है, मतलब ये इन फेज है, V और I, वोल्टेज और I दोनों अगर सेम है, उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं P इज इक्वल टू VI। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि V की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, V की वैल्यू इस V इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये मैंने वैल्यू पुट की है, P इज इक्वल टू V की जगह पे ये IR की वैल्यू पुट की, तो I स्क्वायर हो जाएगा, R आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये आपको हम न्यूमेरिकल में अगर करंट की वैल्यू दे दी जाए, R की वैल्यू, रेजिस्टर की वैल्यू दे दी जाए, तो आप जो है पावर फाइंड कर सकते हैं कि उसमें जितनी पावर डिसिपेट हुई है रेजिस्टेंस में। एक और इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आप, अगर आप क्या करते हैं, ये आपके पास जो I गिवन है, इसकी जगह पे आप लिखते हैं V स्क्वायर ओवर R, ये ओहम लॉ की इक्वेशन ही है ना, लेकिन मैंने स्क्वायर लगा दिया, I इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये यहाँ से ही निकाला है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू I आ रहा है, तो I निकालेंगे तो V ओवर R आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप इस I स्क्वायर में पुट करें तो आप पावर डिसिपेशन की एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो जो है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये स्टूडेंट हम इक्वेशन तब यूज करते हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जब ये V और I इन फेज होंगे। ओके, अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी मजीद देख लेते हैं ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो, इसको हम आगे यूज भी करेंगे। लास्ट जो है ये हमने अगर ले लिया है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास एक लाइन वाई एक्सिस है। अगर ये हमारे पास करंट की वैल्यू है, सॉरी करंट के जो ग्राफ है वो है, ठीक है, हम इस तरह भी ले सकते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास एक और आया, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये दोनों इन फेज थे, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो हम इसको ग्राफिकली इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके दरमियान में ज़रा देख सकते हैं कि एंगल भी जीरो है, दो ये वेव हैं, एक कौन कौन सी है, एक है I और एक है V, आप इसको इस तरह भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट बात स्टूडेंट, आपने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है कि ग्राफिकली इंडिपेंडेंट ऑफ अपॉन फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो उसको आप ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये एक फ्रीक्वेंसी ले ली है, ये लास्ट वाली फिगर में आप देख रहे हैं,
एक मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है, ठीक है, और ये मैंने एक रजिस्टर ले लिया है, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस किसके लॉन्ग ली हुई है, वाई एक्सेस के लॉन्ग, फ्रीक्वेंसी मैंने एक्स एक्सेस के लॉन्ग ली हुई है। तो ये इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि इस तरह फ्रीक्वेंसी के लॉन्ग है। रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी, आपने वैल्यू इसकी चेंज करते जाएं। फ्रीक्वेंसी देखें ज़रा, इस साइड पे चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 थी, 1 2 3 4 5 हर्ट्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि ग्राफिकली इंडिपेंडेंस ऑफ अपॉन फ्रीक्वेंसी है वो बताएं, तो आप ये वाली इक्वेशन, ये वाला ग्राफ बना दें कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।